सुरमई शामें हिंदी कविताओं और कहानियों का एक अनूठा अद्भुत संग्रह। सुरमई शामें लेखिका एवं कवियत्री दीप्ति दरियादिली। इस पुस्तक से पेश है एक कहानी, रेत सी जिंदगी पानी का दर्पण। सफेद दीवार जिसका प्लास्टर उतर चुका था, कुछ वृत्ताकार टेढ़े मेढ़े निशान बन गए थे। कुछ दूरी पर बरगद का पेड़ अपने बेतान ताने खड़ा हुआ था। टन टन करती घंटे की आवाजें मंदिर से निश्रित हो रही थीं। दाईं ओर से सूनेपन को चीरते हुए लगभग 5:30 बजे शाम की नमाज की ध्वनि गुंजायत हो रही थी। नताशा ने टांगें फैलाईं, अंगड़ाई सी ली और घड़ी देखी 9:35। आज कॉलेज में पढ़ाने का आखिरी दिन था, पर छुट्टियां लगभग आज से ही शुरू हो गई थीं। सामने किताब पर नज़र पड़ी, कुछ जाना पहचाना सा परिशिष्ट नज़र आया तो अधलेटी हो गई और नज़रें बेतरतीब सी उसमें तलाशने लगीं। सलीम और उसका भुजबंद वाला फोटो सरक कर एक ओर गिर पड़ा। टसरी रंग की शर्ट और सलेटी पैंट और नौयबना की तोताई सलवार कमीज के संग गुलाबी रंग का दुपट्टा कितने जतन और एतबार से सलीम के घर को सजाया संवारा था, जाति पाति और धर्म के बंधनों को धिक्कारा था। फिर उसास भरकर घड़ी की तरफ देखा, 12:05। तिपाही पर पड़े जग से गिलास में शरबत उड़ेला और आधा गिलास लगभग पी लिया। उसकी बेचैनी के साथ दिन की गर्मी भी फैलने लगी थी। इस उमस भरी दोपहरी से कुछ घबराकर पिछवाड़े जाकर बैठ गई नीम तले। कहीं दूर पे मधुर स्वरों का साज बज रहा था और नजदीक घूम रहा था सलीम का चेहरा, जो उसके चेहरे के करीब आता जा रहा था। सूखी नीम की पत्तियां बिखर रही थीं, जैसे जिंदगी की अतीत की कच्ची जिल्द वाली किताब के पन्ने बिखर रहे हों। सलीम की सर्दाकार भौहें, भरे भरे लाल ओंठ और माथे पर खेलते हुए घुंघराले बाल उसकी कसती हुई बाहों में मनुहार करता हुआ नताशा का यौवन महक उठता था। दिन उड़ते रात ढलती जाती, एक आसमां दूसरे आसमां से जुड़ता जाता। दिन महीना फिर साल बीतता जाता। बैंगनी दीवार पर कैलेंडर बदलते जाते। एक दिन दीवार खाली हो गई और जिंदगी का कैलेंडर फट गया। घड़ी की सुइयां ही नहीं, वक्त की सुइयां भी सलीम से आगे चल रही थीं और सलीम देर सवेर घर लौटता। इंतजार से थकी हारी नताशा की पलकें उठ उठ गिर गिर कर झपक जाती। पूछने पर वही व्यस्तता की चिक तो गिरा दी जाती, पर उसकी जालीदार बनावट के पार झलकता हुआ सच बहुत कुछ छुपा ना पाता। सलीम के घर से जाने के बाद घर में सदियों की वीरानी बिछ जाती। आने के बाद वीतरागी सन्नाटा पसर जाता। चरमरा कर दरवाजा खुलता और सलीम बिस्तर पर लुढ़क पड़ता। बिस्तर के एक कोने पर नताशा का वजूद अलग थलग पड़ा रहता। सलीम बेपरवाह से करवट बदल लेता और उसकी पीठ पर नताशा की हताश नजरें जम जाती। जमी हुई बर्फ पिघल जाती और सब्र का बांध टूट जाता है और वो हाहाकार करते हुए रेले में बहने लगी। समझ में आया तब जब किनारा घर की खुशनुमा चाहतों से दूर मिला। सलीम ने उसके बाजुओं को झंझोड़ कर बताया कि वो जिंदगी का नाता उससे तोड़ना चाहता है।
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नताशा का स्वर भर्रा गया। परेशान हो गया हूँ तुमसे शादी करके। कैसे शौहर को खुश रखा जाता है जानती हो? कितना तन्हा हो जाता था इस घर में। तुम्हें अपने से फुर्सत तो हो। नताशा ने सलीम के दोनों हाथों को पकड़ लिया। सलीम ने लगभग हाथ छुड़ाते हुए कहा, सुनो नताशा, तुम्हें यहाँ रहना हो तो यहीं रहो। रागनी तुम्हारे साथ रह लेगी और यदि चाहो तो उधर ही भेज दूंगा जिधर तुम जाना चाहो। लेकिन मैं बेशक, ओह, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। कितना उबाऊ हो चुका है तुम्हारा हमारा संबंध। नताशा चीत्कार कर उठी। उसके सपनों के पंख टूटकर बिखर चुके थे। थके कदमों से सोफे की ओर मुड़ी और धंस गई थी नताशा। अचेतन मन के सोए हुए खंडहरों से लौट कर जागी तो शाम के 4 बजने को थे। माथे से पसीने की कुछ बूंदें ढुलक आई थीं। तप्त संध्या का पहर बाकी था। अभी जगमग किरणों की चादर ओढ़े सूरज दमक रहा था। कुर्सी खींची, फोल्ड की और लेकर कमरे में आ गई। नजर दीवार पर लटके मोनालिसा के फोटो फ्रेम पर गई। बीमार सी उदास की मुस्कान जो उसके सौंदर्य पर उकेरी गई थी, अपनी मुस्कान के काफी करीब लगी। कमरे में एक तरफ रखे मृतिका बर्तन सुराही से उसने पानी पिया, फिर मृण्मयी दिए से ढक दिया। कमरे में कुछ हटके किताबें शेल्फ पर बिखरी हुई थीं। गोदरेज की अलमारी का रंग वही था जो किताबों की शेल्फ का था। आबनूस सी काली लकड़ी का पलंग जिस पर चितकबरी चादर तथा टेक से लगा हुआ तकिया था, उस पर टिकी नताशा अक्सर स्मृति की धूल भरी परतों को झाड़ती रहती और अवसादों की शैलों को नमकीन आंसुओं की धारा से ताज़ा करती रहती। सुरेखा के आने का समय हो गया था। नताशा का मन उसके साथ कुछ क्षण सुखी हो जाता था। उसकी सहेली का जिंदगी नामा भी कड़वाहट के पन्नों पर लिखा जरूर गया था, पर जिंदगी का सरूर उसे था। मस्त अल्फाजों में जिंदगी से बात करती थी। यूं तो जिसकी आशनाई में वो लड़की गिरफ्तार हुई थी, उसने दिल फरेब सब्ज बागों से गुजार कर मरुस्थल की सूखी टहनी उसके गोशियों में अटका दी थी। सुरेखा आई इन छुट्टियों में अक्सर उसके पास बैठती रही। आज नताशा ने काला पर्स कंधे पर लटकाया और स्कूल में पढ़ाने गई। कक्षा में प्रविष्ट हुई तो लड़कियों ने उठकर अभिवादन किया। पाठ समाप्त करके स्टाफ रूम में आकर रजिस्टर खोलकर काम करने लगी। प्यास लगाई थी, मटके से पानी निकाला तो पानी ठंडा नहीं था। सिर में दर्द की किरीच उठी। 3-4 मटके के ढक्कन खोले, पानी का गरमई अंदाज वही निकला। उसने 3-4 घूंट हड़क में उड़ेले और अनमने मन से काम में लग गई। सामने शिक्षा निदेशालय था। थके कदमों से उधर चल पड़ी। बाहरी कक्ष में घड़ों में अक्सर ठंडा पानी होता था। चप्पल घसीटी तो उसकी एड़ी की कील निकल आई थी। फलतः चप्पल की हील कुछ अलग सी लटक रही थी। सर पर हाथ फेरा तो बाल उसके गोल तंबई मुखड़े पर सूखी लताओं की तरह लिपट रहे थे। कुछ माथे के पास उलझ गए थे। गरम लू से कनपटियां तप रही थीं। निदेशालय के बरामदे में पहुंची तो सुरेखा सामने से आ रही थी। उसके दाएं हाथ में कापियों के बंडल थे और काफी व्यस्त दिख रही थी। नताशा को सामने की तरफ देखा तो मुस्कुराई और जल्दी जल्दी बोझ उठाए सीढ़ियां उतरकर स्कूल के प्रांगण में प्रविष्ट हो गई। निदेशालय का बरामदा ठंडा था। मरु रेत में ठंडी फुहारों जैसा था। मरु नदी के स्निग्ध किनारों जैसा था। खस की टट्टी के पास 4 घड़े खोलकर देखा तो विशुद्ध पानी। साफ पीतल के जगमगाते मग से ठंडा पानी पीने के बाद
नताशा की बोझिल टांगें वहीं कुर्सी के पास झुक गईं। थकान से मुक्ति पाने के लिए रखी कुर्सी पर पसर गई। सांसें हिमनद हो गईं। गर्म फूलती छाती में, पूरे शरीर में ताजा ग्लेशियर फैल गया। यादों की धूल धूसरित गर्म परतें ठंडी तहों में सिकुड़ गईं। चप्पल की एड़ी चलने से नागवार थी। कुछ विश्रांति पाकर झपकी सी आ गई। डेस्क पर सर रख लिया। एक मर्दाने स्वर ने उसकी तंद्रा भंग की, जैसे कोई उसकी ओर मुखातिब हुआ हो। सर उठाया तो चौड़ी कदकाठी वाले, सांवले भरे पूरे बदन वाले युवक को देखा। आप इस तरह बोझिल क्यों हैं? कोई बात तो नहीं, कृपया आप बताइए। सरकते हुए साड़ी का पल्लू संभालते हुए, लड़खड़ाते हुए नताशा खड़ी होने लगी। ऐसी कोई बात नहीं, और अपनी खड़खड़ाती चप्पल को घसीटती चलने को उद्यत हुई। लगभग यौवन के पड़ाव को पार कर रहे उस पुरुष ने कहा, यहाँ अलमारी में कुछ कीलें हैं, शायद आप ठीक से चल सकती हैं। चप्पल की ओर नज़र फेंकते हुए उसने कहा। सागौन की अलमारी से एक बट्टा, कीलें व कुछ सामान ले आया। सकुचाते हुए नताशा ने चप्पलें उतार दीं। ठीक हो सकती हैं तो अभी ठीक करने का प्रयत्न करूँगा, आप चिंता ना कीजिए, उसने कहा। नताशा ने हल्की हाँ के साथ सिर हिला दिया। कमरे में ठक ठक के साथ नील के ढूंढे हुए सामान और हील वाली चप्पल एक दूसरे में गुथ गए। लीजिए, ठीक हो गई, पहनिए। सहानुभूतिपूर्ण स्वर फिर उभरा। धन्यवाद, नताशा ने कृतज्ञता से झुका हुआ सिर उठाते हुए कहा। उस पुरुष ने अटक कर कुछ कहना चाहा और वो कुछ अटक कर आगे चली गई। वो कई दिनों से उसके बंजर जीवन को देख रहा था, अकेली व नीरव। कभी कभी उसे वो शांत सोता दिखाई देती थी। अकेला तो वो भी था, लेकिन रेत पर सुमेधा की ठिठोलियाँ और चहल पहल में अपने को डुबो देता था। भवकी रेत में थोड़े से पानी का गोता लगा दिया करता था। उसे दूर जाता देख रहा था, शायद उसकी जिंदगी की दुआएं देता हुआ अपनी सलामती और उसकी सलामती की दुआएं मांगता रहा। इसलिए नहीं कि नताशा सुमेधा की क्लास टीचर थी, बल्कि इसलिए कि नील का हृदयंगम उसके मन की क्लांति से उठ रहा था। अजीब से सूनेपन का गुबार सा जिंदगियों में छाया हुआ था। शायद दोनों के मनों में दबी दुख की तह एक जैसी थी। रेशमा, जिसके फेरे लेकर चंद दिनों का खुशनुमा जीवन का सफर तय भी नहीं कर पाया कि एक सड़क दुर्घटना में प्राणांत हो गया था, बेचारी का। सुमेधा उसकी एकमात्र निशानी थी, जिसमें वो रेशमा का अक्ष देखता था। सुमेधा भी चाहती थी कि उसकी माँ हो, जैसे दूसरे बच्चों की है। वो बेटी की कमी को दूर करता, उसे लोरियां देता, थपकियां देता, फिर जाकर अपने कमरे में लेट जाता। रेशमा के प्यार व मनोहार भरे आंचल के बिना रातें काटने दौड़ती। सुबह बिखरी गृहस्थी संवारता, अपनी रोटी पकाता और बेटी के लंच टिफिन में डालता। फिर ऑफिस में काफ़ी समय कट जाता। टन टन घंटे की आवाज़ निश्चित हो रही थी। चौथा पीरियड पढ़ाकर नताशा क्लासरूम से निकली तो सामने से सुरेखा आ रही थी। चलो सुरेखा, कुछ देर के लिए क्वार्टर चलें तो चाय बनाकर तेरे साथ गपशप कर लें, नताशा ने गमगीनी आंखों के कोरों से हटाते हुए कहा। हाँ नताशा, मुझे भी कुछ बूझना है, सुरेखा ने कहा। दोनों सहेलियां हाथ में हाथ डाले सांझ के आवरण को चीरती हुई घुस आईं और ताला खोलकर किचन में घुस गईं। खिड़की से मंद मंद समीर आ रहा था। इस बेचैन गर्मी से राहत मिल रही थी। सुरेखा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वो है ना बहोना नुक्कड़ में अपनी डिस्पेंसरी खोले है, अभी नया नया आया है। कहते हैं उसकी दवा दारू में हाथ की शफा है।
गले में दर्द की दवा लेने गई थी। ठगा सा देखता है और मरीजों से कुछ बढ़कर ही देखता है। पहली बार तो हद ही कर दी, हाथ ही पकड़ लिया। हाथ छुड़ाकर मैंने गाली दी तो बोला, मैं छैला नहीं हूँ जैसा तू सोचती है, इज्जतदार हूँ, जब कहो तेरे घर पर आकर मांग लूँ तुझे। सुरेखा बात करके शर्मा गई, लेकिन एक भय भी भीतर साल रहा था। वैसे प्याला पी चुकी थी, पर अभी तक हाथ में पकड़े थी। अनजाने में नाखूनों से तली खुरच रही थी। नताशा ने तिपाई सरकाई, उस पर उसके हाथ में पकड़ा हुआ प्याला लेकर तिपाई पे रख दिया। ऊपर पलंग पर पैर समेट बैठते हुए बोली, एक बार तो चली गई रे, इस बार ठीक से देख लेना। सुरेखा ने तकिया उस चौड़े आबनूसी से काले पलंग की टेक से लगाया और टांगें फैला लीं। नताशा, मुझे उसके ये रंग ढंग अच्छे नहीं लगते, अब तो उम्र को बैराग ही लगे तो अच्छा है, सुरेखा ने कहा और उसके माथे पर बल से पड़ गए। मुंह में कड़वाहट सी आई और फिर उनीदी सी हो गई। तो ये था रेत की जिंदगी, रेत सी जिंदगी, पानी का दर्पण कहानी का पहला भाग। शेष कहानी अन्य 2 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।